नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज की बड़ी खबर, आज एक साथ 24 जगहों पर, जी हां 24 जगहों पर छापेमारी करके एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने टेरर फंडिंग की कमर तोड़ने की एक साथ कोशिश की। एनआईए की टीम ने घाटी में 14, दिल्ली में 8 और हरियाणा के सोनीपत में 2 जगहों पर छापे मारे। एनआईए ने पूर्व अलगाववादी नेता, बल्कि मैं कहूंगा अलगाववादी नेता नईम खान के घर पर भी छापा मारा। उन्होंने स्टिंग में पाकिस्तान से पैसे लेने की बात कबूली थी, जिसके बाद उन्हें हुर्रियत से निकाल दिया गया था। कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा में एनआईए की छापेमारी के दौरान 1.25 करोड़ रुपए और इसके अलावा संपत्ति से संबंधित दस्तावेज जब्त किए गए। लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के लेटर हेड, पेन ड्राइव, लैपटॉप को भी एनआईए ने जब्त किया और छापेमारी के दौरान कई नई लोकेशंस के बारे में भी पता चला है, जिसके बाद उन जगहों पर भी सर्च चल रही है। इसलिए आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या कश्मीर में पाकिस्तानी टट्टुओं के बुरे दिन शुरू हो गए हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनते हैं पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी क्या कह रहे हैं। I think the people of Kashmir want it this way. They want the normalcy to be restored as soon as possible. They want the bluff to be called of some of those so-called protagonists of Kashmir who tend to mislead the youth. This is a question which would be best left to the security agencies to answer, but nevertheless, the intent of the Modi government has always been clear and consistent. और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, इसके अलावा आरएसएस विचारक राकेश सिन्हा, मेरे साथ शबनम लोन जुड़ेंगी, जानी मानी वकील हैं और अलगाववादी नेता अब्दुल गनी लोन की बेटी भी हैं। साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे साथ कर्नल तेज टिक्कू रिटायर्ड भी मौजूद हैं। चरण सिंह सापरा, स्वागत करेंगे इस छापेमारी का, इस दबिश का, इस एफआईआर का अलगाववादी नेताओं के खिलाफ। जी बिल्कुल, ये जो एक्शन एनआईए ने लिया है और अच्छी बात होती कि ये एक्शन थोड़ा और पहले होता। खास बात यह है कि हुर्रियत के नेता जो हैं, इनके ऊपर 100-125 करोड़ रुपया हमारी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार प्रतिवर्ष खर्चती है। इनकी सिक्योरिटी हो, इनके खाने पीने के बिल हो, इनकी होटल की स्टे हो, सरकार भी इनका पेट्रोल डीजल हो, इनकी फ्लाइट की टिकटें हो, कहीं ना, हाँ तो मैं वही कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आज समय है कि इस पे भी हमको अंकुश लगाना पड़ेगा। सरकार को आगे चल के तो मनीष तिवारी अंकुश लगाने का संभल कर क्यों बोल रहे थे? स्वागत होगा। तो मनीष तिवारी इतना संभल कर क्यों बोल रहे थे कि जो नहीं, मनीष तिवारी जी का जो हो रहा है, मनीष जी का ये कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवृत्ति रही है कि कोई भी कार्य जब शुरू होता है तो उसको मीडिया के अंदर उसका इतना बवाल कर दिया जाता है कि लगता है कि देश में कुछ और हो ही नहीं रहा है। तो कम से कम ये सीरियस कार्रवाई है, इसको होने दीजिए। इसका क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बाद में मीडिया में जो क्रेडिट मिलना है वो मिलेगा उनको। तो ये एफआईआर की गई है किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि हुर्रियत, दोनों संगठन जो हुर्रियत के दोनों गुट हैं, गिलानी गुट हो या मिरवैज गुट हो, दोनों गुटों का नाम लिया गया है। दुख्तारान मिल्लत का नाम लिया गया है, हिजबुल मुजाहिदीन का नाम लिया है और हाफिज सईद का बाकायदा नाम लिया गया है इस एफआईआर में। तो अब क्या आप अपने वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर से कहेंगे कि हुर्रियत के नेताओं से ना मिले? हुर्रियत के खिलाफ नामजद एफआईआर है, आईपीसी और सीआरपीसी की धारा 120B, 121 अनलॉफुल एक्टिविटीज के सेक्शंस 13, 18, 20, 38 और 39। चौधरी साहब, इससे पहले भी 194 एफआईआर हैं जम्मू कश्मीर में, जिनमें इन सबके नाम है और 26/11 में हाफिज सईद का नाम है। आपने जहां तक मणिशंकर अय्यर की बात की है, मणिशंकर अय्यर कोई कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम के तहत नहीं गए थे, इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए थे। इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो ये कह रहे थे कि भारत कश्मीर पर तब तक कब्जा नहीं कर पाएगा जब तक कश्मीरियों का दिल नहीं जीतेगा। मतलब आपके नेता इंडिविजुअल कैपेसिटी में कहते हैं कि भारत कश्मीर पर कब्जा कर रहा है। कश्मीर हमारा अटूट अंग है, अभिन्न हिस्सा है कि नहीं चरण सिंह सप्रा? भाई साहब, कश्मीर हमारा अटूट अंग है, ये हम मानते हैं।
इसी तरह से यशवंत सिन्हा भी कुछ महीने पहले गए थे। लाल कृष्ण आडवाणी जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तब हुर्रियत के साथ मीटिंग हुई थी, वाजपेयी जी की भी हुर्रियत के साथ मीटिंग हुई थी। और वेद प्रताप वेदक जो कहने को तो पत्रकार हैं लेकिन आरएसएस के विचारक हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के निकटवर्ती हैं, वो जाके तो हाफिज सईद को मिले, तो उसकी बात तो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। और फिर इनकी सरकार है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये चाहते तो मणिशंकर और उनकी टीम को रोक लेते, क्यों नहीं रोका? जब ये रोक सकते हैं अशोक पंडित को और अनुपम खेर को एनआईटी में जाने से, तो मणिशंकर अय्यर और उनकी टीम को राज्य की और केंद्र की सरकार रोक सकती थी। आपने उनको जाने दिया। अब आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता है, वो पार्टी में बने भी रहेंगे, कश्मीर पर कब्जे की बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के एक निजी चैनल में जाकर कहेंगे भैया हमें मोदी से छुटकारा दिला दो। पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के एक निजी चैनल में कहेंगे हमें मोदी से छुटकारा दिला दो। भाई साहब, ये कांग्रेस पार्टी की लाइन नहीं है, ये पर वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पर वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बने रहते हैं, पर वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बने रहते हैं। यशवंत सिन्हा भी कांग्रेस बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, आज भी हैं, पहले भी थे। लाल कृष्ण आडवाणी आज भी बीजेपी के नेता हैं। तो ये बातें सब ध्यान में रखिए। कश्मीर के अंदर मिल करके ऑपोजिशन पार्टी और खास करके कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हर सकारात्मक जो उनका एक पहल है, चाहे वो आर्मी की पहल हो, चाहे वो सरकार की पॉलिटिकल पहल हो, हर पहल जो सकारात्मक है उसमें कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी। सुधांशु त्रिवेदी, अब कांग्रेस अगर ये कहती है, ये आरोप लगा रही है, मैंने मनीष तिवारी का बयान इसलिए सुनवाया कि जो हो रहा है होने दो, ये तो बीजेपी की फितरत है, आदत है, बड़ा बढ़ा चढ़ाकर ऐसे पेश करती है मानो दुनिया में देश में कुछ हो ही नहीं रहा। अब 24 जगह छापेमारी हो रही है। मुझे मेरे दर्शकों को एक बात ये समझाइए कि नईम खान के खिलाफ आपने एफआईआर कर दी, बिट्टा कराटे के खिलाफ जेकेएलएफ के नेता के खिलाफ एफआईआर आपने कर दी, आपने गाजी बाबा के खिलाफ एफआईआर कर दी, लेकिन हुर्रियत के जो बाकी बड़े नेता हैं जिनके बारे में आप तमाम आरोप तो लगाते हैं, लेकिन नामजद एफआईआर नहीं होती। हुर्रियत का नाम लेते हो आप दोनों गुटों का, आप दुख्तराने मिल्लत का लेते हो, आप नामजद एफआईआर हाफिज सईद के खिलाफ कर देते हो। हुर्रियत नेताओं को लेकर संकोच में क्यों आ जाते हो, शर्मा क्यों जाते हो भाई? देखिए संदीप जी, अभी सापरा जी जो बोल रहे थे कि हम या कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हम बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, तो मैं उनसे पूरी ईमानदारी से पूछता हूं, बताइए आज तक कब हुर्रियत के नेताओं पर कोई छापेमारी हुई है? कब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है? नामजद एफआईआर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? नामजद एफआईआर क्यों नहीं होती? हास्यास्पद है ये कहना। नामजद एफआईआर क्यों नहीं होती? मेरा सवाल ये है, हुर्रियत का आप सिर्फ एक स्वीपिंग नाम ले दें, कार्रवाई होती चली जाएगी। अब ये तो बड़ी हास्यास्पद सा तर्क है कि इस पे हुई उसके नहीं हुई। ये तो वही बात हुई संदीप जी जिसको शब्दशः नहीं लेना चाहिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कि कार्रवाई कम क्यों हो रही है, ज्यादा क्यों नहीं हो रही है। कार्रवाई हो रही है पहली बार, आज से पहले तो हुर्रियत नेताओं की आरती उतारी जाया करती। यही तो आप कहते थे जब हमने पहले तो मतलब आपके पास कोई सबूत नहीं है, और आपके पास कोई सबूत नहीं है, बिना सबूतों के आरोप लगाते हैं हुर्रियत नेताओं पर। कार्रवाई हुई है कि बात करने के योग्य वो लोग नहीं थे, वो लोग राजनीति नहीं कर रहे थे, वो लोग तिजारत कर रहे थे। नहीं, बिना सबूत के आरोप लगाते थे हुर्रियत नेताओं पर। आपके जमाने में किस हुर्रियत के खिलाफ कार्रवाई हुई? नहीं, आज किसके खिलाफ हो रही है आप बताइए, किसके खिलाफ? भाई साहब 2000 भाई आज ही कार्रवाई हुई जिसके ऊपर आप 2010 में बिल्कुल कार्रवाई। मैं ये कह रहा हूँ हुर्रियत के मौजूदा सदस्यों के नाम क्यों नहीं है एफआईआर में? नाम सिर्फ नईम खान का, पक्ष हटाए गए थे। नईम खान का, बिट्टा कराटे का, गाजी बाबा का नाम क्यों आता है? बाकी नेताओं के नाम क्यों नदारद है? अरे आप लगातार आरोप लगाते हैं कि वो पाकिस्तानी नेताओं के इशारे पर काम करते हैं, कहते हैं ना। किसका नहीं आना, ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी साक्ष्यों के आधार पर सबूत नहीं है क्या? बिना सबूतों के आरोप लगाते थे आप? डिबेट में नहीं कर सकते क्योंकि जो फैक्ट्स हैं वो जांच एजेंसियों के पास है। हाँ, बस एक बात हम बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं जो राजनीतिक दल की तरफ से होती है कि हमारी सरकार बगैर किसी राग या द्वेष के, बगैर किसी भय या पक्षपात से जो भी व्यक्ति देश के विरुद्ध काम कर रहा है उसको निर्णायक परिणति तक पहुंचाएगी। शबनम लोन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, और क्योंकि आज के दिन जो हुर्रियत के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, एफआईआर में नाम आ गया है दोनों गुटों का, हुर्रियत के संस्थापकों में आपके पिता भी थे,
अब्दुल गनी लोन, अभी शबनम लोन से हमारा संपर्क कट गया है, तो शबनम से ये सवाल तो मैं पूछूंगा, लेकिन कर्नल तेज टिक्कू मुझे ये बताइए, इस कार्रवाई का स्वागत करेंगे या दिस इज टू लिटिल एंड टू लेट? देखिए, एक बात तो जरूर है कि इट इज टू लेट, लेकिन उसमें हम अभी भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। हमने कर दिया, वो तो नहीं कर पाए, वो कहते हैं कि हमने भी किया था, आप नहीं कर पाए। ये तो पॉलिटिकल पॉस्चरिंग हो रही है। नहीं, पॉलिटिकल पॉस्चरिंग तो उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन ये बात भी सच है कि पिछले देखिए 27 साल से जम्मू कश्मीर में इंसर्जेंसी है, खासकर कश्मीर के इलाके में। जब 1989-90 में इंसर्जेंसी शुरू हुई और अब तक चलती जा रही है, किसी को कोई शक होना ही नहीं चाहिए कि इसके लिए पैसा कहां से आता है। हाँ। आतंकवादी कहां ट्रेन होता है, सरकार भी तो दे रही थी, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। बिल्कुल, हुर्रियत के नेताओं को वीआईपी स्टेटस मिला हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कड़वी हकीकत है। मैं आपको एक और चीज, सुरक्षा घेरे में घूमते हैं, बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, बल्कि ऐसा भी हुआ कि हाई फ्लाइंग लाइफस्टाइल लीड करते हैं, हुर्रियत की रिक्वेस्ट सरकार की आंख के तले, और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं कड़वी बातें कह रहा हूं, सभी पैनलिस्ट से कह रहा हूं ये बात। बिल्कुल, मैं आपको शायद एक और चीज भी बताऊं, अर्ली 90s के अंदर जब भी हुर्रियत लीडरशिप को जेल में रखा गया, वो उनकी रिक्वेस्ट पर रखा गया। हाँ। उनके खतरा इतना ज्यादा था कि सबसे सुरक्षित जगह जेल थी, या हाउस अरेस्ट होते हैं, और जेल में भी नहीं भेजा जाता। आज आपने देखा होगा उनके मकानों में छापेमारी हो रही है, महल जैसे तो मकान है, वो पैसा कहाँ से आया? हाँ। और मैं तो क्या सरकार अनभिज्ञ थी? और मैं आपको बताता हूँ, इन सरकारों में नरसिम्हा राव की सरकार, देवेगौड़ा की सरकार, आई.के. गुजराल की सरकार, वाजपेयी साहब की 3 बार सरकार, मनमोहन सिंह की 2 बार सरकार, और 3 साल से मोदी सरकार। बिल्कुल, आप ये ठीक बात कह रहे हैं कि एटलीस्ट मोदी सरकार आने से पहले, और जब तक प्रेजेंट नहीं आने से पहले, मोदी सरकार आने से पहले क्यों, मैं तो मोदी सरकार को भी जोड़ूंगा, क्योंकि उन्हीं के ही सहयोग से जम्मू कश्मीर में भी सरकार चल रही है। वो सरकार जिसकी मुख्यमंत्री इज नोन टू बी सॉफ्ट टू हुर्रियत, हुर्रियत के प्रति उनका बहुत ही लचीला रुख रहता है। नहीं, देखिए, इलेक्शन में कौन जीता, फिर सरकार कैसे बनी, वो इसके साथ ज्यादा ताल्लुक नहीं है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में देनी पड़ेगी कि जब प्रेजेंट सरकार ने इसका फैसला किया कि वो पाकिस्तान से बातचीत नहीं करेंगे, हुर्रियत से बातचीत नहीं करेंगे, उसके बाद जितनी भी कार्रवाई हो रही है वो इस डायरेक्शन में हो रही है कि इनके अगेंस्ट। तो नामजद FIR क्यों नहीं है हुर्रियत नेताओं के खिलाफ? क्योंकि 3 छुटभइयों को आपने पकड़ लिया, हाँ, बाकी बड़े नेता कहाँ गए? उनका नाम जरूर होना चाहिए, और मुझे यह सबूत नहीं है क्या आज तक? ऐसा बिना सबूतों के आप आरोप प्रत्यारोप करते हैं। देखिए, हुर्रियत बड़े बड़े नेताओं के आगे सबूत क्यों नहीं है? तो सबूत ही सबूत पड़े हैं आप हर एक जगह। तो मुझे राकेश सिन्हा ये बताइए कि सबूत क्यों नहीं है हुर्रियत नेताओं के खिलाफ? हुर्रियत के खिलाफ क्यों होती है FIR, उनके नेताओं के खिलाफ FIR क्यों नहीं हो रही? पिछले 27 साल से जो कर्नल टिक्कू भी जिक्र कर रहे हैं, इतनी सरकारें आई और चली गई, हमें मालूम ही नहीं। और वो VIP स्टेटस, VIP का दर्जा लेकर वहां पर अलगाववाद का राग अलापते रहते हैं, हम चुपचाप बैठे रहते हैं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। संदीप जी, उस प्रश्न पे आने से पहले मैं कांग्रेस पे टिप्पणी करूंगा। जब देश का सीना चौड़ा होने का समय आता है, जब देश बाहर और भीतर के शत्रुओं पर कार्रवाई करती है, तो कांग्रेस रुदाली की भूमिका में चली जाती है। रुदाली वो है, एक कम्युनिटी है जो कि हमेशा रोने का काम करती है, व्यावसायिक रूप से रोने का काम करती है। आज बताइए, हुर्रियत पर भारत के इतिहास में, भारत के राजनीतिक इतिहास में, कश्मीर के कांग्रेस पार्टी में जब से देश के सामने ला रही है, संकट आया है, उसके इतिहास में कांग्रेस पार्टी पहली बार हुर्रियत के नेताओं को ठिकाने लगाया जा रहा है। आप इतना देखिए, मैंने सापरा जी, मैंने हस्तक्षेप नहीं किया, मुझे बोलने दीजिए। सापरा जी, देखिए संदीप जी को शांत कीजिए। आर्मी की बहादुरी, मुझे बोलने दीजिए। अरे सापरा जी, मुझे बोलने दीजिए, फिर बोलिएगा। मोदी की बहादुरी बन गई। बोलिए। नहीं, आप तकरार तो होगा, पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, तो क्रॉस टॉक नहीं होगी। आप अपनी बात रखिए। अच्छा, मैं 2 बात पर पहले मैं अपनी बात तो कह दूं। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बार हुर्रियत पर कार्रवाई हो रही है, और जब कार्रवाई होने की आशंका नहीं, सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी थी। ये रेड करना, अरेस्ट करने से पहले जो कार्रवाई थी, उसके बाद कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर वहां जाते हैं, और मणिशंकर अय्यर कांग्रेस में बने रहते हैं। मैं कहता हूं ये सोनिया गांधी का ऑफिशियल लाइन है
मणिशंकर अय्यर को भेजना, कश्मीर की समस्या को भड़काना है, कश्मीर की समस्या को और तेज करना है। हुर्रियत के नेता यशवंत सिन्हा ने गलत किया। यशवंत सिन्हा की मैं निंदा करता हूँ। यशवंत सिन्हा जाकर गलती की। ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी का अधिकार किसने दिया है यशवंत सिन्हा को? और ट्रैक टू डिप्लोमेसी का अधिकार किसने दिया है? तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली में चाय नाश्ते के लिए हुर्रियत को नेताओं को बुलाते थे। मणिशंकर अय्यर हुर्रियत के नेताओं कांग्रेस ने आज तक पार्टी से निकाला क्यों नहीं? मैं अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहा हूँ। संविधान में राकेश की बात कर रहे हैं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने काला कर रखा है। अटल बिहारी वाजपेयी हंसते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जी, आपको नैतिकता नहीं है। आपके पास ऐसी नैतिकता नहीं डिरेल करना चाहते हैं। मैं 1 मिनट राकेश सिन्हा, मेरा सवाल आपसे बिल्कुल सीधा है। 1 मिनट चरण सिंह सापरा। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहते क्यों न्योता देते थे हुर्रियत के नेताओं को चाय नाश्ते के लिए? मुझे ये बता दीजिए। तब क्या हुर्रियत के नेता बड़े राष्ट्रवादी थे? हाँ, मैं बताता हूँ। हाँ, हुर्रियत का तब का स्टेट, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। तब हुर्रियत का स्टेटमेंट देख लीजिए। पाकिस्तान के खिलाफ हुर्रियत के नेताओं ने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया। उन्होंने बातचीत की इच्छा जाहिर की। उन्होंने अपने आप को मेन स्ट्रीम में लाने की, आप देखिए उस समय का अखबार की कटिंग देखिए। आप क्या बात कर रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी का बार बार नाम लिया जाता है। उस वक्त हुर्रियत के नेताओं ने पेशकश की। हुर्रियत के नेताओं ने डिप्लोमेटिकली नहीं, साफ तौर पर कहा कि भारत सरकार से बात करने के इच्छुक है, मेन स्ट्रीम में शामिल होना चाहते हैं, राजनीतिक दल में तब्दील होना चाहते हैं। भारत सरकार ने बात आज भी नहीं, आज भी हुर्रियत कह दे। 13 दिसंबर का संसद पर हमला भूल गए। 13 दिसंबर का संसद पर हमला भूल गए। नीति है कि 13 दिसंबर का संसद पर हमला भूल गए। आप करेंगे, गलत बोल रहे हैं। 13 दिसंबर का संसद पर हमला भूल गए। तार कहाँ जुड़े हुए थे? आप कौन सी बातें कर रहे हैं? हुर्रियत के नेताओं ने कब उसकी मदद मत की? हुर्रियत के नेताओं ने कब निंदा की थी? और आप उनके साथ आमंत्रित नहीं किया था। सरकार ने आमंत्रित नहीं किया था। तब की परिस्थिति अब की परिस्थिति भिन्न है। तब भी वो आगे पाकिस्तानी उच्चायुक्त के साथ चाय नाश्ता करते थे। सरकार इजाजत देती थी। घोषणा होना बाकी नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ 2 सर्जिकल स्ट्राइक हो चुका है। दोनों बार सर्जिकल स्ट्राइक में रुदाली की भूमिका कांग्रेस निभा रही थी। सापरा जी, रोना बंद कीजिए। देश का विजय उत्सव है। देश के भीतर जो शत्रुओं के बच्चे राजदूत बैठे हुए हैं, ये राजदूत है पाकिस्तान के। हुर्रियत के नेता पाकिस्तान के राजदूत हैं, आतंकवाद के राजदूत हैं। ये देखिए, हुर्रियत, आप सुन लीजिए, रेडिकल इस्लाम के ये रेडिकल इस्लाम, रेडिकल इस्लाम कब का फेनोमेना है? लगता है हुर्रियत के नेता रेडिकल इस्लाम की पैरोकारी कर रहे हैं। क्या आज ये रेडिकल इस्लाम पर हमला है? कहना चाहती है ये हुर्रियत पर हमला है, पाकिस्तान के जनता पर हमला है। ये कहना चाहती है सापरा जी, हुर्रियत के तार कांग्रेस के नेताओं से जुड़े हुए हैं थे और हुर्रियत के तार नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं से जुड़े मिलेंगे। तो अगर आज फारूक अब्दुल्ला का ट्वीट क्यों नहीं आ रहा है? अगर हुर्रियत के फारूक अब्दुल्ला कहाँ छिपे हुए हैं? 2014 के पहले अब्दुल्ला कहाँ छिपे हुए हैं? ट्विटर अकाउंट बंद कर रखा है क्या? तो उनके ट्विटर अकाउंट पे फारूक अब्दुल्ला भारत सरकार को ललकारते थे, उनको राष्ट्रवादियों को ललकारते थे, वे कहाँ छिपे हुए हैं? ये आपका दोहरा चेहरा है। ट्विटर पे क्यों नहीं आ रहे हैं? जनता पार्टी का दोहरा चेहरा है कि राहुल सोनिया दोनों ही इस कार्रवाई की प्रशंसा करते। क्यों नहीं रोका? 1971 के वार में जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनसंघ के नेता के रूप में नहीं है इंदिरा जी की प्रशंसा की थी। को मिलता है जिसके ऊपर खतरा आता है, कांग्रेस शत्रुओं के साथ खड़ी हो जाती है। मारने तमाम वामपंथी पार्टियां कांग्रेस प्रताप वेदक उसको रुदाली की भूमिका मत निभाइए। शर्म आनी चाहिए। क्यों बन रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। आप थोड़ा, अब ये शर्म की बातें ज्यादा होने लगे। 1 मिनट सुधांशु त्रिवेदी, मुझे एक चीज और समझाइए। जो मैं FIR की बात कर रहा हूं, सुनिए राकेश सिन्हा, चरण सिंह सापरा, सुनिए, मैं चर्चा का दायरा थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। सुधांशु त्रिवेदी, मुझे एक चीज बताइए। मैंने सवाल पूछा स्पेसिफिक, हुर्रियत के बड़े नेताओं का नाम FIR में क्यों नहीं है? इसी FIR में जमात उद दावा के चीफ हाफिज सईद का नाम है। हाफिज सईद को कैसे लेकर आएंगे हम? FIR हमने कर दी, आगे क्या करेंगे हम? कौन सी कार्रवाई क्या किस प्रकार से आगे होगी क्या और न्यायिक प्रक्रिया तय करेगी। हम सब यहां राजनीतिक और सामाजिक पक्षों के प्रतिनिधि बैठे हैं। मैं जवाब तो यह जानना चाहता हूं संदीप जी, हुर्रियत क्या बोलती है एक पक्ष है,
नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी रीजनल पार्टीज हैं, क्या बोलती हैं? एक पक्ष है। अरे कांग्रेस और भाजपा नेशनल पार्टीज हैं। कांग्रेस के तो गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे और दिल्ली दौड़ के आते थे कि अफजल गुरु को फांसी नहीं होनी चाहिए वरना आग लग जाएगी। मणिशंकर अय्यर और शशि थरूर के ट्वीट अफजल गुरु के पक्ष में, सैफुद्दीन सोज जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष मसरत आलम के पक्ष में बोल रहे हैं। अरे भाई साहब, क्या आपने शर्म आने की बात कही? शर्म तो ये आनी चाहिए। अरे अफजल, क्या आप राष्ट्रीय पार्टी होकर आपने इस ढंग का काम किया? अफजल गुरु को फांसी सोचने की बात है। और तो और संसद भवन के हमले की भाई साहब, अफजल गुरु को फांसी कांग्रेस पार्टी संसद ने भवन दी के है। हमले में जो क्या लोग बात शहीद करते हुए थे, हैं? अरे उनके आपके परिवारों के जसवंत सिंह आतंकवादियों ने छोड़ के काबुल तक गए थे। मगर उसके बाद भी अरे भाई कांग्रेस साहब, गवर्नमेंट को काबुल का जसवंत सिंह जो आपके भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे, जब 2014 का लोकसभा चुनाव सामने आ गया था वो और वहां भारतीय तक जनता छोड़ने पार्टी गए, का काबुल जोर तक इनको इसलिए मैं कह रहा हूं, भूल गए क्या? शर्म उन लोगों को आनी चाहिए जिन्होंने उस शहीद परिवारों के शर्म आनी मेडल चाहिए लौटाने भारतीय जनता पार्टी फांसी को नहीं दी थी। कि इसलिए वही आपके हालात हाफिज इस ढंग के सईद बनाए हैं। ये वही लोग हैं कुछ नहीं जिनको होगा। आपके मंत्री वहां पर जवाब छोड़ने गए दीजिए। थे। आपके पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, आपकी भाई पार्टी साहब, का चीफ मिनिस्टर, आपकी अरे पार्टी के सीनियर आपको मिनिस्टर जवाब देना पोस्ट पे पड़ेगा। रहते हुए ये बात करते हैं। आपको और जवाब आपकी देना पार्टी के पड़ेगा। राष्ट्रीय अरे अध्यक्ष आपने आज सोनिया तक गांधी क्यों को नहीं लौटाए कार्रवाई गए वो की? मेडल, आपकी उपस्थिति में सरकार लौटाए गए। है, आप वो क्यों लोग नहीं कभी हुर्रियत नहीं के आते थे नेताओं शहीद को जेल सम्मान में समारोह डालते? में। जब तक सोनिया गांधी क्यों नहीं हुर्रियत के नेताओं को अंदर जेल में डालते? क्यों नहीं हुर्रियत के नेताओं के नाम एफआईआर में डाले हैं? क्योंकि आप डरते हैं पीडीपी से, आप डरते हैं कि आपकी जम्मू कश्मीर की सरकार चली जाएगी। कभी जवाब नहीं दे पा रहे। अरे आपको डर है कि जम्मू कश्मीर की सरकार चली जाएगी। अरे जम्मू कश्मीर की सरकार पे भी जवाब देता हूं। कश्मीर के जब मुद्दे को आपके साथ हैंडल नहीं सरकार कर थी पा रहे, पीडीपी की, तब पीडीपी तो छोड़िए, कांग्रेस के नेता आके जम्मू कहते कश्मीर के थे कि मुद्दे अगर को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आग लग जाएगी। हमारे साथ सरकार है। देश के आर्मी के जो चीफ है वो ये कहते हैं कि डर्टी वॉर हमको लड़नी पड़ रही है। आज अगर आर्मी को डर्टी वॉर लड़नी पड़ रही है तो उसकी जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्क्रिय है वहां पर। अगर आप दोनों थक गए हों तो मैं एक सवाल पूछ लेता हूं। सापरा साहब, आपकी इजाजत से एक सवाल सुधांशु त्रिवेदी के लिए। चरण सिंह सापरा, एक सवाल। चरण सिंह सापरा, कांग्रेस तथ्यहीन हो रही है। थोड़ी शांति लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। सुधांशु त्रिवेदी, लेकिन आपने 1 मिनट चरण सिंह सापरा, 1 मिनट चरण सिंह सापरा, 1 मिनट, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है, रुक जाइए। सुधांशु त्रिवेदी, आपने मणिशंकर अय्यर, गुलाम नबी आजाद, सैफुद्दीन सोज वगैरह वगैरह तमाम कांग्रेस नेताओं का जिक्र कर दिया। अब जो सवाल चरण सिंह सापरा आपसे पूछ रहे हैं, सोनिया गांधी पलट कर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, और ये एएस दुल्लत ने अपनी किताब में जिक्र भी किया है। 2004 का वाकया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी घाटी में जाते हैं, शेरे कश्मीर में एक बड़े स्टेडियम में बड़ी रैली होती है। उस रैली में मंच पर महबूबा मुफ्ती सईद को भी बिठाने की कोशिश की गई। आंखों से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उस वक्त के प्रधानमंत्री, ने इशारा किया, नहीं, मंच साझा नहीं करूंगा मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी महबूबा मुफ्ती के साथ। आप तो सरकार बनाने चल पड़े। जब चरण सिंह सापरा आपसे पूछते हैं कि आप हुर्रियत के नेताओं के खिलाफ नामजद एफआईआर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार खतरे में पड़ जाएगी। पीडीपी इज नोन टू बी सॉफ्ट टू हुर्रियत, वो लचीली है, वो नरम है हुर्रियत को लेकर, बिल्कुल है कि नहीं? अब मैं जवाब दूं संदीप जी? जी, मैं जवाब दूं जी। अगर आप किताब में लिखी बातों पे यकीन करेंगे संदीप जी, तो सीबीआई के रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर मलय कृष्णधर ने अपनी किताब में लिखा कि सोनिया गांधी की जासूसी इंदिरा गांधी करवाती थी। अब बताइए, सच मान के आप इन्वेस्टिगेट करेंगे? तो मतलब ये लगता है केजीबी के रिटायर्ड डायरेक्टर, उन्होंने सोनिया जी को सीआईए का एजेंट तक बोला। इसलिए किताब में लिखी बातों को किताब तक रहने दीजिए, उसको राजनीतिक साक्ष्य मानकर आप जैसा चौधरी जी की बात का जवाब दीजिए ना, सवाल का जवाब दीजिए। आप जैसा पढ़ा लिखा आदमी, पीडीपी की सरकार पे आ रहा हूं, देखिए हमारे साथ सरकार रही। आप चीजों का आप इतिहास जानते हैं, आप फारसी उर्दू से लेकर हिंदी से अंग्रेजी से लेकर हर चीज का ज्ञान रखते हैं। आप कह रहे हैं किताबों की बात किताबों में रहने दो।
कैसे रहने दें? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर बात को साक्ष्य मानेंगे क्या? केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 जिसमें लिखा 70 के दशक में पूरी कांग्रेस केजीबी से बिकी हुई। आप इस बात को डिनाई करते हैं कि पीडीपी हुर्रियत को लेकर सॉफ्ट है। राजनीतिक निर्णय नहीं ले सकते। आप इस बात को डिनाई करते हैं कि पीडीपी हुर्रियत को लेकर सॉफ्ट है। पीडीपी के ऊपर आ रहा हूँ। हाँ। बिल्कुल आपने सही कहा है, हुर्रियत को लेकर पीडीपी और हमारा नजरिया अलग है। मगर आप अभिव्यक्ति में अंतर देखिए। मुफ्ती महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम बोला कि जो नौजवान पत्थर फेंकने के लिए जा रहे हैं आर्मी के कैंप के पास, वो दूध और ब्रेड लेने के लिए नहीं जा रहे। ऐसा बयान दिया कभी? तो महबूबा मुफ्ती ने बयान ये भी दिया कि बुरहान वानी, हमें पता होता, हमारे सुरक्षा वालों को पता होता कि ये बुरहान वानी हमने पकड़ा है तो गोली मारने के निर्देश नहीं दिए जाते। यही महबूबा मुफ्ती ने बुरहान वानी को लेकर ये बयान दिया। बुरहान वानी के बयान पर तो छोड़िए, क्यों छोड़ दूं? क्यों छोड़ दूं? और छोड़िए, मैं उसको बेस वैल्यू पर क्यों नहीं आजादी तक, भारत की बर्बादी तक जंग लड़ेगी, ये जेएनयू के नारों का समर्थन करने राहुल गांधी का। मैं महबूबा मुफ्ती की बात कर रहा हूँ जिसके साथ सत्ता जिसके साथ सत्ता छोड़िए। अरे कश्मीर की आजादी छोड़िए, भारत की बर्बादी तक नारे का समर्थन करने राहुल गांधी चले गए। कर्नल टिक्कू, ये तो पॉलिटिकल पोस्चरिंग हुई। अब मैं तस्वीर थोड़ी और बढ़ा रहा हूँ। 1 मिनट सापरा साहब, ये राजनीति होती रहेगी, राजनीति में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। आप राजनीतिक दल हैं, राजनीतिज्ञ हैं, आपका काम है, आप करें। मेरा काम मेरे दर्शकों को एक सेंस देना है और मुझे और मेरे दर्शकों को समझाइए टिक्कू साहब कि अब ये राजनीतिक पोस्चरिंग हो गई। कार्रवाई देर से ही सही, मैंने आपसे यही पूछा, टू लिटिल टू लेट, लेकिन क्या ये जरूरत है? ये वक्त का तकाजा है क्या पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर जो लोग कूद फांद करते हैं, वीआईपी स्टेटस लेकर घूमते हैं भारत में, उनके दुर्दिन बुरे दिन आ गए हैं? कहना गलत होगा क्या? नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है पहली बार पिछले 70 साल में पहली बार एक सरकार ने ये फैसला किया है कि वो हुर्रियत, जो कि पाकिस्तान की कश्मीर के अंदर प्रॉक्सी है और पाकिस्तान के अगेंस्ट कठोर कार्रवाई की ब्लफ। सरकार खुलकर क्यों नहीं आती है? बिल्कुल, ये संभल कर किड्स ग्लव्स के साथ क्यों बॉक्सिंग कर रहे हैं? क्योंकि ये पुराना इन्फ्लुएंस अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है कॉरिडोर ऑफ पावर में। ये अभी भी थोड़ा इन्फ्लुएंस चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है की तरह काम कर रही है। मुझे लगता है कि ये कार्रवाई शुरू हो गई है और ये कार्रवाई जो है रैशनल अंजाम तक पहुंचवा दी जाएगी। दूसरा चीज मैं आपको ये बता दूं, किसी सिन्हा साहब ने बोला कि पहले हुर्रियत वाले सॉफ्ट थे, अब वो हार्ड हो गया। ऐसा नहीं है। खासकर जिलानी साहब के बारे में बताऊं, उनका पहले दिन से एक स्लोगन, एक नारा है, हम क्या चाहते, पाकिस्तान बराए इस्लाम। तो उन्होंने इस्लाम को पाकिस्तान से जोड़ा और कश्मीर को बोला पाकिस्तान का। ये पहले दिन से उनका स्टैंड रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी इंडिया में जो भी हुकूमत कर रहा था वो हुर्रियत से डरता था। मैं साफ बताना चाहता हूं इधर। आज भी डर रहे हैं क्या हुर्रियत से? उनकी नुमाइंदगी क्या है? चुनाव में लड़ते नहीं है, कौन वो? मैं घबराते क्यों है? हाँ, बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए और हुर्रियत का ब्लफ कॉल करना चाहिए। हाँ। और उनको सबको जेल में भेजना चाहिए, उनके पैसे बंद करने चाहिए, उनको सिक्योरिटी जो हम दे रहे हैं वो बंद करनी चाहिए। ये क्यों नहीं हो रहा? पता चलेगा कि ये क्यों नहीं हो रहा? ये अभी भी संभल कर मैं अपनी बात पर कायम हूँ। किड्स ग्लव पहनकर हम बॉक्सिंग मैच कर रहे हैं क्या? यहाँ पर शैडो बॉक्सिंग हो रही है। ये हम आपको संभाल देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सारे सबूत हमारे पास। मैं एक बात क्लियर कर दूं कि टिक्कू साहब को कि वाजपेयी जी के काल का मैं छोटे से काल का वर्णन कर रहा हूं, जब हुर्रियत ने कहा भारत के संविधान के अंतर्गत हम बात कर सकते हैं। आप उसमें का रिकॉर्ड देख लीजिए। अगर आज भी हुर्रियत घोषणा कर देता कि भारत के संविधान के अंतर्गत हम बात कर सकते हैं तो कौन बात करने से रोकता है? हमारी तो खुली नीति है। भारत के संविधान में तो बात तभी होगी ना जब वो हथियार छोड़ेंगे। आप हथियार के आप तो फौजियों को मारो, सैनिकों को मारो, छोटे छोटे बच्चों को पत्थरबाजी के लिए उकसा रहे हो। अरे सुन तो लीजिए टिक्कू साहब सुन लीजिए। अरे 6 महीने की बात मैंने कहा था, 6 महीने में उनमें जो परिवर्तन आया था, सरकार ने एक ट्रायल लिया था, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 27 साल से उसको आप दामाद बना के बैठाए हुए थे, आज सरकार उनको रास्ता दिखा रही है। मैं कह रहा हूं
हुर्रियत का कोई स्थान नहीं बचेगा। कांग्रेस के लोग रोए, मणिशंकर अय्यर मिले, सोनिया गांधी आंसू बहाएं, लेकिन हुर्रियत के नेताओं को या तो जेल, गोली या पाकिस्तान, तीन ही विकल्प है। पहले यशवंत, और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, इस देश में अंगुली मार डाकू बदल चुका है। पहले पीडीपी का एक बड़ा धराव हिंदू राष्ट्रवादियों के साथ सरकार में है, परिवर्तन उनमें आ रहा है, हमने परिवर्तन नहीं आ रहा है। पीडीपी परिवर्तित होने के लिए बाध्य हो रही है। अगर परिवर्तन नहीं होगा पीडीपी का तो पीडीपी भी जाएगी। चौधरी जी मैं बोल सकता हूं, हिंदू राष्ट्रवादियों के साथ सरकार बनाने का अभिप्राय लोग समझ ले, पीडीपी भी समझ ले, कश्मीर की जनता समझ ले, सोनिया गांधी समझ ले। तो दुर्दिन आ रहे हैं क्या? चरण सिंह सापरा, मेरा सवाल, अभी राजनीतिक पॉइंट स्कोरिंग नहीं। चौधरी साहब दरअसल क्या हुर्रियत पर शिकंजा कसने लगा है आखिरकार? एंड इट्स अबाउट टाइम। नहीं, हुर्रियत पे शिकंजा कसने लगा है। हम चाहते हैं कि ये जो शिकंजा कसना ये और ताकत से कसना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के बीच में समन्वय नहीं है। यहाँ पर क्यों रहे? आप अपनी पार्टी प्रवक्ता को कहिए कब से रैली का काम बंद करें। वहां पर अल्ताफ बुखारी उसका विरोध करते हैं। फॉर्मर आईएनबी मिनिस्टर 70 पे दोनों का समन्वय नहीं है। फॉर्मर आईएनबी मिनिस्टर कांग्रेस का प्रवक्ता आकर सरकार की समन्वय नहीं है, सरकार की आलोचना कर रहा है। सैनिक समन्वय नहीं है। कांग्रेस की नीति क्या है? दोनों की समन्वय नहीं है। कांग्रेस की नीति क्या है? पार्टी और पीडीपी का समन्वय नहीं है। इनको चाहिए कांग्रेस की नीति तो बताइए, आप किसकी बात कर रहे हैं? हट जाए और फिर ये मणिशंकर अय्यर, सोनिया गांधी साहब आपको नहीं कर सकते। आपको कश्मीरी पंडितों के बारे में बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी सरकार का ये स्टैंड है कि कश्मीरी पंडितों को जगमोहन ने भगाया। आपने क्योंकि हुर्रियत को उस टाइम बेल आउट कर दिया, इसलिए हुर्रियत वाले के घर बैठ गए आपने। आप क्या बात कर रहे हैं? पोती कर रहे हैं। आप हुर्रियत को खाद और पानी दे रहे थे। आप हुर्रियत के नेताओं को खाद से डबल गेम आपने खेली है। आपसे डबल गेम चाहते हैं। कांग्रेस ने कश्मीर को इस हाल तक लेकर आए हैं। आप सर मानी चाहिए सापरा साहब, कांग्रेस पार्टी को है इस देश में लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी है। सापरा साहब, आपके मनीष तिवारी ने टेलीविजन पर लाइव टेलीविजन पर बोला कि कश्मीरी पंडितों को जगमोहन ने निकाला। आप क्या बात कर रहे हैं? आपने कश्मीर को बर्बाद कर दिया, आपने हुर्रियत को इतना ज्यादा बड़ा बना दिया, आपने फंडिंग करी उनकी। आप क्या बात कर रहे हैं? अब ये सरकार कुछ कर रही है, आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। आप पॉलिटिकली आखिरी सवाल, आपको कश्मीरी पंडितों के बारे में बोलने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके सरकार ने कश्मीरी पंडितों को वहां से जब वो निकले थे, जिलानी ने निकाला था, हुर्रियत ने निकाला था, आपने स्टेटमेंट दी कि जगमोहन ने उनको आर्टिकल 370 पे समन्वय नहीं है। अरे क्या आर्टिकल 370 को आपने लाया? आर्टिकल 25 के बीच कैसे बता दीजिए देश को। अरे ये लीपापोती आखिरी सवाल सुधांशु त्रिवेदी से। टिक्कू साहब, आखिरी सवाल सुधांशु त्रिवेदी। लगातार आरोप ये लग रहा है, कांग्रेस आरोप लगा रही है, आप लीपापोती सरकार हैं, जुमलेबाजी करते हैं, और एक आम हिंदुस्तानी के जहन में अपने दर्शकों को, इसलिए मैं पूरी सेंस देना चाह रहा था, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि एक वन ऑफ कार्रवाई की हाँ भाई 3 छुटभइये हमने पकड़ लिए, हुर्रियत के खिलाफ भी एफआईआर हमने दर्ज करा दी, यहां मामला खत्म हो जाएगा। ये मामला बहुत संजीदा है, आप इस मामले में बहुत परिपक्व हैं, आप कश्मीर की गहराई को भी समझते हैं। ये सिलसिला, क्या आप भरोसा दे सकते हैं सरकार की तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, कि ये सिलसिला इस पर यकीन नहीं होने वाला है? देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक से लेके कुछ दिन पहले पाकिस्तान की चौकी ध्वस्त करने से लेके, लाल किले के प्राचीर से बलूचिस्तान का विषय उठाने से लेके, प्रधानमंत्री जी के और सार्क समिट में इस देश के, इस इलाके के 2 बड़े मुस्लिम देश अफगानिस्तान और बांग्लादेश के द्वारा ओपनली पाकिस्तान को घेरने से लेने के बाद अगर आपको लगे कि हमारी सरकार हल्की कार्रवाई कर रही है, तो ये खामख्याली। और मैं कहना चाहूंगा, सापरा साहब को नजर आ रहा है कि भाई पीडीपी के साथ समन्वय नहीं है, मगर इनकी पार्टी का हाफिज सईद से गजब का समन्वय है।
याद करिए टीवी इंटरव्यू में हाफिज सईद ने कांग्रेस पार्टी का नाम लेके कहा कि भाई वहां भाजपा जैसे बुरे लोग नहीं, कुछ अच्छे लोग भी हैं। याद करिए हाफिज सईद ने अगर एक बार भारत के गृह मंत्री को बधाई दी है तो जनवरी 2013 में सुशील कुमार शिंदे को हिंदू आतंकवाद के विषय आपका बड़ा बेहतर बयान है और आपके अफगानिस्तान में इसलिए आपका समन्वय उनके साथ मुबारक, मगर हमारी कार्रवाई गिराबान में झांक के देखिए। तो क्या अपने गिराबान में देशद्रोही नारों को बुलंद करते हैं, जो पत्थरबाजों को उकसाते हैं, आतंकियों का समर्थन करते हैं, हवाला के जरिए पैसे का लेन देन होता है और इस पैसे से आतंकी गतिविधियों को फंड किया जाता है, टेरर फंडिंग होती है, उसके खिलाफ यह सरकार की कार्रवाई ये महज दिखावा है या ये अपने अंजाम तक पहुंचेगा? इसलिए आज हमने ये चर्चा की और इस पर हमारी निगाह भी बनी रहेगी। सुधांशु त्रिवेदी, चरण सिंह सापरा, राकेश सिन्हा और कर्नल टिक्कू, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही।